न्यूज़रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन से, जहां पर कि कल 7वीं बैठक हुई है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से कि अब इन किसानों के जो आशियाने थे शंभू बॉर्डर पर और साथ ही साथ खन्नौरी बॉर्डर पर वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे यूपी की, जहां पर आपको बता दें कि प्रयागराज में इस वक्त अराजक तत्वों का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये आतंक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोकल दुकानों पर बमबाजी जो है वहां पर की जा रही है। तो इसको लेकर भी जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो बिल्कुल इसी बीच में बात की जाएगी महाराष्ट्र के नागपुर की हिंसा को लेकर। हिंसा वहां पर भड़की, कब्र को लेकर, औरंगजेब की कब्र को लेकर तमाम बातें सामने आई, जिसके बाद की हिंसा भड़क उठी। वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के कुछ समर्थक वहां पहुंचे और कई गाड़ियों को जलाया गया, कई मोटरसाइकिल्स को जलाया गया और हिंसा देखने को मिली। कई दर्जनों लोग जो है वो अभी फिलहाल हिरासत में भी है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, इसके बाद उत्तराखंड की बात करेंगे, जहां पर जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। और आपको बता दें इसके लिए जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो किया जाएगा। जहां पर एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली दौरे पर है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार जाहिर है, तो इसको लेकर भी चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसी बीच में आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले संभल हिंसा को लेकर उन पर आरोप लगे, उसके बाद बिजली विभाग की रेड उनके घर पर हुई और उसके बाद वो कोर्ट भी पहुंचे और अब एक बार फिर से उनकी जो दिक्कतें हैं, जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो चलिए ये थी कुछ प्रमुख खबरें, कुछ अहम सुर्खियां जिन पर कि हम इस 1 घंटे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर बात की जाए तो कल खन्नौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर को खाली करवा दिया गया है। आपको बता दें कि देर रात बैरिकेड्स को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया है। आवाजाही के लिए अब राजमार्ग यानी कि हाईवे जो है अब खोल दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर लंबे समय से किसान आंदोलन के चलते खन्नौरी और शंभू बॉर्डर बंद था, जहां पर अब उसे खोल दिया गया है क्योंकि वहां पर कल उसे खाली करा दिया गया है। खन्नौरी और शंभू सीमा खाली हुई है और आज से ये बॉर्डर खुल जाएगा। राजमार्ग शंभू बॉर्डर पर किसानों की ओर से बनाए गए बैरिकेड्स को बुलडोजर से तोड़ा गया है। 1 साल से शंभू और खन्नौरी सीमाओं पर जमे किसानों को हटा दिया गया है। पूरी योजना के साथ आपको बता दें शंभू और खन्नौरी सीमाओं पर विरोध स्थलों को खाली करा दिया गया है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कल देर रात की है, जहां पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचती है। शंभू बॉर्डर और साथ ही साथ खन्नौरी बॉर्डर, दोनों ही बॉर्डर्स पर पिछले 13 महीने से लगातार किसान जो है वो 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी आयु वर्ग के लोग जो है अपने छोटे छोटे आशियाने बनाकर इन तमाम दोनों बॉर्डर्स पर वो डटे हुए थे। लगातार अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर आशियानों को ध्वस्त करने का काम कहीं ना कहीं किया गया। और अभी फिलहाल राजमार्ग की बात करेंगे, यानी कि ये जो दोनों बॉर्डर्स थे, इन दोनों बॉर्डर्स के जो रास्ते हैं अब वो फिलहाल खुल चुके हैं। तो ये बड़ी खबर जो है वो किसानों के हवाले से आ रही थी, जहां पर कल 7वीं मीटिंग हुई जो कि बेनतीजा निकली। निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला। इस पूरी मीटिंग में जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ अगर हम पीयूष गोयल की बात करें या फिर अगर हम अन्य मंत्रियों की बात करें तो वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल कर सामने आया। जैसा कि पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि 7वीं और अहम मीटिंग में भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, उसी तरीके की तस्वीरें कल सामने आई। और अब खन्नौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर की बात की जाए तो वहां पर जो 13 महीनों से लगातार किसान डटे हुए थे, अब इनके आशियाने जो है वो तोड़ दिए गए हैं। बुलडोजर बाबा का एक्शन इन किसानों पर भी देखने को मिला और आगे की रणनीति अब ये किसान तय करेंगे, क्योंकि एक तो इनके आशियाने उजाड़े गए, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इनकी मांगे भी पूरी नहीं हुई। केंद्र सरकार और साथ ही साथ किसानों के बीच में कुछ भी सहमति नहीं बनी, जिसकी वजह से कि अब कोई नई रणनीति अपनाकर इन किसानों को अपने मुद्दों पर बात करनी होगी। 13 अलग अलग मांगे हैं, वो भी आपको बताएंगे एक एक कर, लेकिन एमएसपी की गारंटी और स्वामी नाथन की जो रिपोर्ट है, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए थे। दिल्ली कूच भी किया गया, केंद्र सरकार से मीटिंग्स भी हुई और दोनों बॉर्डर्स को सील भी करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलकर सामने
सामने आया। तो बिल्कुल शंभू और खन्नौरी बॉर्डर खाली करा दिया गया है। 13 महीने से बंद हरियाणा पंजाब में शंभू बॉर्डर से अब बैरिकेडिंग हटा दी गई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन वहां पर जेसीबीज लेकर पहुंचती है, बुलडोजर बाबा का एक्शन इन किसानों पर देखा गया। यहाँ पर 7वीं वार्ता जो है वो हुई और ये भी बेनतीजा निकली। पिछली 6 भी बेनतीजा थी। बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी जो हैं वो इस मीटिंग में शामिल हुए और कई अहम फैसले जो है वो लिए गए। मीटिंग में पंजाब सरकार ने किसानों को बॉर्डर खाली करने को कहा और कल देर रात वो खाली करवा भी दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि किसानों ने बॉर्डर खाली करने से मना कर दिया, जिसके बाद की पुलिस ने जबरदस्ती बॉर्डर खाली करवाया और इन आशियानों को ध्वस्त किया गया। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, ये 13 मांगों में से पहली मांग है। बिल्कुल डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत जो है वो तय होनी चाहिए। डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए, ये तीसरी मांग है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 13 मांगों में से एक मांग ये भी है कि किसान जो है खेत मजदूरों का कर्जा माफ किया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, ये भी मांग है। बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, ये भी किसान संगठनों की मांग है। 7 मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। तो बिल्कुल इसी बीच में 13 सूत्रीय मांगों में एक और अहम मांग, किसान आंदोलन में जो मृत किसान हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए और एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी किसानों को दी जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, ये मांग भी किसानों की तरफ से की गई। तो बिल्कुल आपको बता दें कि मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। तो ये तमाम बातें जो है वो किसानों द्वारा कही जा रही है। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। तो एक एक कर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर हल्दी, मिर्च और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, ये भी किसान संगठनों की अहम मांग है। संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए, ये सभी मांगे की जा रही है किसानों के द्वारा और एमएसपी जो है इसमें सबसे पहली मांग है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि तस्वीरें जो आपने देखी ये लगातार शंभू और खन्नौरी बॉर्डर से सामने आ रही हैं। पंजाब से ब्यूरो चीफ नवदीप छाबड़ा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नवदीप, तस्वीरें हम देख सकते हैं, ये कल देर रात की तस्वीरें हैं, क्या कुछ अपडेट है इसमें, जहां पर किसानों के जो आशियाने हैं उन्हें ध्वस्त किया गया? अब क्या कुछ लगता है कि आगे की रणनीति किस तरीके से ये किसान अपनाते नजर आएंगे, क्योंकि ना ही उनकी मांगे पूरी हुई हैं और जहां पर वो लगातार अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आशियाने भी उनके उजाड़ दिए गए हैं, अब उन्हें वापस उनके घरों पर जाना होगा। कल जिस तरीके से पुलिस ने किसानों पर कार्रवाई की है और उसके बाद लगातार किसान नेता जो है उनके बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि पंजाब के अंदर अगर मौजूदा हालात देखें तो खनौरी और शंभू दोनों मोर्चे खाली करवा दिए गए। जो थोड़ी देर पहले जानकारी मिली थी, हरियाणा पुलिस जो है वो खनौरी मोर्चे को भी जहां पर बैरिकेडिंग लगी थी वो खाली कर रही है और शंभू मोर्चे पर भी जो पत्थरों की या अलग अलग बैरिकेडिंग लगाई गई थी वो भी वहां से हटाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है जो पिछले 13-14 महीने से जो नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद पड़ा था उसको कल शाम तक पूरी तरीके से बहाल कर दिया जाएगा। ये प्रशासन की तरफ से जानकारी जो है वो दे दी गई है। दूसरा जो जानकारी मिली है, जगजीत सिंह डल्लेवाल जिनका आमरण अनशन लगातार चल रहा था, उनको जालंधर के पीडब्ल्यूडी जो रेस्ट हाउस है पंजाब सरकार का, वहां शिफ्ट कर दिया गया और उनको वहां पे निगरानी के अंदर रखा गया। इसके अलावा करीब 300 के आसपास किसान जो हैं वो खनौरी मोर्चे के आसपास जो है वो डिटेन किए गए और उनको अभी भी वहां पर किसी होटल के अंदर जो है वो हिरासत में रखा गया है। लेकिन पंजाब के अंदर अभी कहीं पर भी ऐसा खबर सुनने को नहीं मिल रही कि किसानों ने चक्का जाम किया है या रेलवे की जो लाइन है वो ब्लॉक कर दी है या कहीं पर कोई उपद्रव की बात या फिर किसी तरीके से हिंसा की बात, ऐसी पंजाब में खबर जो है अभी तक नहीं आ रही। हाँ, अमृतसर टोल प्लाजा मानावाला वहां पर एक प्रदर्शन जरूर किसानों की तरफ से किया। देर रात को वो टोल प्लाजा बंद करना चाहते थे लेकिन उन्होंने टोल प्लाजा ब्लॉक नहीं किया, लेकिन एक साइड में उन्होंने प्रदर्शन जो है वो जरूर शुरू कर दिया। लेकिन पंजाब के अंदर कहीं आवाजाही को लेकर या फिर किसी तरीके से हिंसा को लेकर कोई ऐसी खबर जो है खबर सामने आ रही है, ये जानकारी इस वक्त आ रही है कि वहां पर इंटरनेट सेवाएं कुछ इलाकों में बंद कर दी गई है और पुलिस बल की तैनाती भी जो है काफी ज्यादा कर दी गई है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, कल ही जिस तरीके से पुलिस की तरफ से जब एक्शन लिया गया था तो पुलिस भी जानती है कि बहुत सारे ऐसे अफवाहें हैं जो इंटरनेट के जरिए फैला दी जाती है। तो यही कारण था कि संगरूर और पटियाला, क्योंकि जो
शंभू मोर्चा पड़ता है वो राजपुरा पटियाला के अंतर्गत आता है, और जो खनौरी मोर्चा है वो संगरूर के इलाके में आता है। तो जाहिर सी बात है कि इन दो जिलों के अंदर जो प्रीपेड इंटरनेट सेवा है वो कल देर रात को सस्पेंड कर दी गई थी, और वहां पर इंटरनेट पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बातें सामने आ रही थी। इसी बीच में पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल चीमा का बड़ा बयान सामने आया है। नशे के खिलाफ जंग में पूरा पंजाब एक साथ है, ये मंत्री द्वारा कहा गया है। और नशा सिर्फ तस्करों पर कार्रवाई से खत्म नहीं होगा, युवाओं को सही दिशा देना जरूरी है। तो ये मंत्री पंजाब मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उन्होंने ये तमाम बातें सामने रखी हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर नशे के खिलाफ पंजाब एक साथ है, ये हरपाल चीमा की तरफ से कहा गया है। और लगातार मान सरकार भी नशे के खिलाफ कार्रवाई और अभियान जो है वो चलाती हुई नजर आ रही है। इसी में आज यहाँ पर आप देखिए कि युवाओं को सही दिशा देना जरूरी है, ये मंत्री हरपाल चीमा की तरफ से कहा गया है। और जिस तरीके से पंजाब में नशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सरकार भी उसके विरुद्ध अभियान चलाती हुई नजर आ रही है ताकि युवाओं को नशे से दूर किया जा सके। सरकार ने नशियां के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम पिछले 1 महीने तो शुरू की हुई है। सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि पंजाब के अंदरों नशा जिहड़ा वो जड़ चों खत्म करना गा। और साडी जिहड़ी कमेटी है लगातार काम कर रही है, और बहुत अच्छा काम भी होया। बहुत बड़ा नशे तस्कर फड़ के जेलों भी भेजे गए, और बहुत सारे नशा तस्करों के घर ढाए गए, टहटेरी किए गए, और बहुत सारे जिहड़े ने वो मैं समझदा मुकाबलियां के दौरान पुलिस का शिकार भी बने। सो ये मुहिम जी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मैं पंजाब पुलिस की भी सलाह करता। और दूसरे पासे ये कला ये नहीं कि तुसी नशा तस्करों को फड़ लोगे, ये नशा बंद तां होगा जेकर साडा नौजवान जिहड़ा नशियां दी दलदल च फसिया होया उन्होंने रोजगार मिलूगा। रोजगार तां मिलूगा जेकर पंजाब के अंदर इंडस्ट्री आऊगी। पर पिछले काफ़ी लंबे अरसे तो साल तो उपर का समा हो गया, साढ़े 2 बॉर्डर शंभू का बॉर्डर, खनौरी का बॉर्डर किसानी मंगां के कारण बंद पे ने। मंगां किहदे खिलाफ नहीं गियां? मंगां केंद्र के खिलाफ नहीं गियां, केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं गियां, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नहीं। पर लेकिन नुकसान किहदा हो रहा? पंजाब का हो रहा, पंजाब की आर्थिकता का हो रहा। पंजाब आर्थिक तौर पर पछड़ रहा। जे मैं पिछे थोड़ा जिहा पिछे जावां 2003 तो लैके हुण तक की गल करा तो 2003 के अंदर GDP के अंदर सब तो वध कंट्रीब्यूशन पंजाब की होंदी सी। अज पंजाब 19वें नंबर पर पहुँच गया। सो इसका कारण की आ कि किते ना किते इंडस्ट्री जी आ पंजाब वाल नहीं आ रही। सो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जोड़े ने पिछे जा रहे हैं। पर लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल इसलिए कमिटेड आ कि पंजाब के अंदर असीं रोजगार के साधन पैदा करने ने, पंजाब के अंदर असीं वध तो वध इंडस्ट्री लैके आउणी है ताकि साडे नौजवान नूं पंजाब च रोजगार मिले। जो रोजगार मिलूगा तो नशियां तो कोहां दूर रहूगा, क्योंकि नशियां तो तोड़न का इको एक हल आ कि बच्चे नूं रोजगार दो, नौजवान रोजगार दो। उहदे लई सरकार जिहड़ी कमिटेड आ। 2 जिहड़े हाईवे बंद होने के कारण 2 हाईवे बंद सीगे, और 2 पंजाब दी लाइफ लाइन ने पूरे देश के नाल व्यापार जिहड़ा सीगा इन्हां दोनों रूट्स के राही हुंदा सी। शंभू बॉर्डर के राही हुंदा सी, खनौरी बॉर्डर के राही हुंदा सी। वो दोनों लगभग साल तो उपर का समा हो गया बंद सीगे। सो बहुत बड़ी पद्धर पर पंजाब का व्यापार प्रभावित होया। मेरी तो अज भी सारे किसान भरावां नूं अपील आ कि आम आदमी पार्टी तुहाडे नाल अज भी खड़ी है, सरकार तुहाडे नाल अज भी खड़ी है। मंगां केंद्र सरकार के खिलाफ ने, तुसीं केंद्र सरकार के खिलाफ जिहड़ा भी मर्जी प्रोटेस्ट करो, असीं तुहाडे नाल आंगे। पर लेकिन पंजाब नूं प्रभावित ना करो, पंजाब के हाईवे ना रोको। तुहानूं बार-बार जिहड़ी अपील हैगी। और दूसरा मैं चाहनागा कि असीं तां पिछे जो विधान सभा सैशन होया सी फरवरी के अंदर, इसे महीने जो सैशन होया तो असीं उस सैशन के दौरान मता पास करके जो केंद्र के सरकार ने किसान नूं मारन की नीति लैके आए सी, जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन सीगा कि पंजाब के किसान नूं, देश के किसान नूं किवें जिहड़ा हैगा कारपोरेट घराणियां कोल गिरवी रखना गा, उहदे खिलाफ असीं तां मता पा के पंजाब के पवित्र विधान सभा के सदन च पा के केंद्र सरकार नूं भेजिया। सो इत्थों आम आदमी पार्टी की मंशा जिहड़ी आ साफ दिखाई दिंदी आ कि आम आदमी पार्टी दिल तो साफ और किसान दे नाल खड़ी आ। और दूसरे पासे ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब के दूजिया राजनीतिक पार्टियां चाहे अकाली दल है चाहे BJP है, जो पंजाब के अंदर अकाली दल BJP का राज सीगा, जो जी नरमे के उत्ते लाल सुंडी का हमला होया, पिंक सुंडी का हमला होया, वाइट सुंडी का हमला होया, तो उस समय किसान प्रोटेस्ट कर रहे। सब तो बाद अत्याचार किए होया किसानों पर जो भारतीय जनता पार्टी से अकाली दल की सरकार थी। और उस बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि असीं तुहाडा पूरा कर्जा माफ करांगे। वो भी मैं समझदा एक वादा जिहड़ा कांग्रेस पार्टी ने कीता सी वो भी झूठा निकलिया। सो आम आदमी पार्टी तो डट के किसान के नाल खड़ी है। सो मेरी तो सारे किसान भरावां नूं बेनती है कि तुसीं हाईवे ना रोको। हाईवे रोकण दे नाल जिहड़ी पंजाब की आर्थिकता गई है, पंजाब की इकोनॉमी आ, पंजाब का
अर्थचारा गा वो बहुत बड़ी प्रभावित होता है। पंजाब सरकार ने नशा तो ये आपने सुना कि पंजाब सरकार में मंत्री जो हैं वो क्या कुछ कह रहे थे। नशे के खिलाफ लगातार पंजाब सरकार काम कर रही है और कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जहां पर बुलडोज़र का एक्शन लगातार जो नशे में इन्वॉल्व लोग हैं, चाहे वो नशा तस्कर है या फिर नशा का सेवन करने वाले कुछ लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसी बीच में उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, प्रयागराज में अराजक जो तत्व हैं उनका आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि दहशत फैलाने के लिए जनरल स्टोर पर बमबाजी जो है वो की जा रही है और एक के बाद एक लगातार 3 बम जो है वो दुकानों में फेंके गए। तो जिस तरीके से शरारती तत्वों के द्वारा ये आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है, आप सीसीटीवी में देख सकते हैं जो फुटेज सामने आई है। फिलहाल ये सीसीटीवी में घटना जो है वो कैद हो चुकी है और पुलिस जो है आगे की कार्रवाई में यानी कि जांच में जुट चुकी है। और इसको लेकर फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि यूपी में लगातार एक्शन में पुलिस नजर आती है और आज इन शरारती तत्वों को लेकर जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। दहशत फैलाने के लिए आपको बता दें कि जो अराजक तत्वों का आतंक है वो लगातार जारी है और एक के बाद एक बमबाजी जो है वो दुकान में की गई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये जनरल स्टोर था जो कि बंद था। फिलहाल रात को दुकानें बंद हो जाती हैं और इसी दौरान यहाँ पर बम की घटना जो है वो सामने आई है, जहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है। तो इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ लोग आते हैं और बम फेंक कर यहाँ पर चले जाते हैं और 3 बम जो है वो दुकानों पर फेंके गए और लगातार आतंक फैलाने का काम प्रयागराज में हो रहा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था की बात की जाए, उसको सुदृढ़ करने के लिए जहाँ पर प्रशासन एक तरफ काम कर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ जो शरारती तत्व हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता के रहमान ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे क्या कुछ राज है। रहमान जी, आप बताइएगा, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है ये साफ तौर से ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से शरारती तत्व कुछ वहां पर पहुंचते हैं और 3 बम एक ही दुकान पर फेंके जाते हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या कुछ और पुलिस ने कैसे इसका संज्ञान लिया है? घटना को बहुत बड़ी जो है सियासत फैलाने के लिए गया है, लेकिन अभी खुलासा तब होगा जब इनकी गिरफ्तारी होगी। कल से पुलिस बड़ी तादाद में हरकत में आई है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है पूरा दहलाने वाली बात है और ये प्रयागराज की सबसे बड़े थाने के रूप में कर्नलगंज थाना जाना जाता है, जो जनपद का सबसे बड़ा थाना माना जाए प्रयागराज का। और बता दें कि इस थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी कार्यालय भी पड़ता है, पुलिस के कई ऑफिस भी पड़ते हैं और इस तरह से बदमाशों का बेखौफ बमबाजी करना कहीं से प्रशासन पर सवाल उठता है। रहमान, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार ये बम बनाए कहाँ जा रहे हैं और अगर ऐसा है तो इन पर कार्रवाई करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल उठेंगे। देखिए, कानून पर सवाल उठना सही है। लोगों में जिस तरह से पुलिस थोड़ी सी लचर व्यवस्था हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस से चूक हुई है। इतनी सीसी कैमरे होने के बावजूद घटना कल शाम की रात की है और उसके बावजूद अभी तक पुलिस नतीजे पर नहीं पहुंची है। सवाल उठना इसमें कहीं ना कहीं बनता है। बिल्कुल रहमान, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ चीजें हो सकती हैं, क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, देखिए, यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी पड़ता है, जहाँ की आपसे बताते हैं कि पिछले कई वर्ष पूर्व में यहाँ बमबाजी लगातार होती रही है। वसूली को लेकर दुकानदारों को परेशान करने के लिए इस तरह के विश्वविद्यालय से भी इसको जोड़ा जा सकता है कि कहीं न कहीं विश्वविद्यालय से भी ये घटना हो सकती है, लेकिन हो सकता है। ठीक है रहमान, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर ही बड़ी खबर सामने आ रही है और बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी करेगी बड़ा फेरबदल। 20 से ज्यादा जिला अध्यक्षों को बदले जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ नई कमेटियों और जिला अध्यक्षों का जल्द ही चयन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाने के चलते सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को हर एक जगह पर जिला अध्यक्ष बनाने
बनाना है और इसी के चलते फिलहाल अब बड़ी फेरबदल जो है भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी भी करती हुई नजर आएगी, जहां पर 20 से ज्यादा नाम जो है उनके बदले जाने की संभावना वो जताई जा रही है। 70 जिले हैं और उनमें से 20 के नाम बदले जाएंगे। जमीनी स्तर पर और मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और अब 20 से ज्यादा जो जिलाध्यक्ष है उनकी जो फेरबदल है उनका किया जाएगा और नई कमेटी और जिलाध्यक्षों का जल्द चयन हो जाएगा। तो देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और इससे ठीक पहले ये तमाम बड़े फैसले, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, अन्य राजनीतिक दल हैं, अपने अपने स्तर पर ले रही है, क्योंकि 2027 का ये मिशन कंप्लीट करने के लिए, इसमें जीत हासिल करने के लिए ये तमाम छोटे और बड़े फैसले लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लगातार अपने आप को, संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, अब समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है और अब समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ बड़े फेरबदल, कुछ बड़ी बातें सामने आएगी। निष्क्रिय पदाधिकारियों को संगठन से हटाया जाएगा और पंचायत और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये बड़े बदलाव किए गए हैं। पीडीएफ फॉर्मूला का आधार जो है वो यहाँ पर रहेगा इन तमाम चीजों को चेंज करने के लिए। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उमेश मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उमेश, बताइएगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संगठन में बदलाव कर रही थी ताकि उसे और ताकतवर किया जाए, अब 20 नाम समाजवादी भी बदल रही है, किन किन नामों की आशंका फिलहाल जताई गई? देखिए बिल्कुल है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन ढांचे को मजबूत किया है और शायद यही वजह है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी अपने संगठन में फेरबदल की बात कही है और 20 से ऐसे ज्यादा जिले हैं जहां के जिलाध्यक्षों के नामों पर कहीं ना कहीं असहमति जताई गई है और ये माना जा रहा है कि पार्टी के जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ऐसे जिलाध्यक्षों को वहां से हटाया जाएगा और नए किसी जिम्मेदार जो पार्टी के लिए हितकर साबित हो, ऐसे नामों पर पार्टी आने वाले समय में मुहर लगाएगी। तो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी अपने संगठन ढांचे को इसलिए मजबूत करती है जब उसको फीडबैक मिलता है कि पार्टी के जो ये जिलाध्यक्ष है बहुत सक्रिय नहीं है और शायद यही वजह है कि समय समय पर संगठन ढांचे को मजबूत करने के लिए पार्टियां इस तरह की कवायद करती हैं और समाजवादी पार्टी भी ये चाहती है कि 2027 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हो। शायद यही वजह है कि जो जिला अध्यक्ष है जिनकी शिकायत है पार्टी के नेताओं से, संगठन से जो फीडबैक मिला है, उसी आधार पे आने वाले समय में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी बड़ा परिवर्तन बिल्कुल उमेश, लेकिन 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके बाद पंचायत के चुनाव भी अभी पेंडिंग है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब ये छोटे बड़े बदलाव कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने स्तर पर बदलाव कर दिए, समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, कितने महत्वपूर्ण ये छोटे बड़े बदलाव हो सकते हैं? देखिए बहुत बड़े महत्वपूर्ण ये बदलाव है। कहीं न कहीं जब इस तरह की कवायद होती है तो संगठन ढांचे को मजबूत करने के लिए उन नामों पर पार्टी मुहर लगाती है जो पार्टी के लिए हितकर साबित होते हैं, जो पार्टी के लिए अच्छा काम करे, जिनका संगठन में सहमति बने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव हो या 2027 का विधानसभा चुनाव हो, संगठन ढांचे को मजबूत करने के बाद ही पार्टियां अपनी जो पारी है उसको खेलेंगी। कहीं न कहीं संगठन ढांचे को इसलिए मजबूत किया जाता है ताकि पार्टी को ऐसे नामों की चर्चा की जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए जो पार्टी के लिए हितकर साबित हो। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे पार्टी के नेता हैं जिनको आने वाले समय में आप देखेंगे कि उनको हटना पड़ेगा पद से और नए लोग जिम्मेदारी संभालेंगे। कहीं ना कहीं इसकी कवायद लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए संगठन ढांचे को मजबूत करने के लिए कवायद की जा रही है। अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अपने संगठन ढांचे को मजबूत करने के लिए तमाम ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिनकी शिकायत है, पार्टी के लिए उमेश का संपर्क कट चुका है, लेकिन आपको बता दें कि ये छोटे और बड़े बदलाव लगातार तमाम राजनीतिक दल करते नजर आ रहे हैं और इसी बीच में समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो नए जिलाध्यक्ष और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव विद इन द पार्टी, यानी कि पार्टी को और मजबूत करने के लिए जा। राजस्थान से बड़ी खबर, जहां पर बीकानेर में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। 6 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है। आपको बता दें कि एक कार की चपेट में एक ट्रैक्टर ट्रॉला आ जाता है, एक ट्रक आ जाता है, जिसकी वजह से
कि ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जब इन मृतकों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक इनकी जान जा चुकी थी। तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं, बेहद ही दुखद हादसा जहां पर इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत वाक़या हुई है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे जो है वो उड़ गए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ ट्रेलर के कार पर पलटने से ये हादसा जो है वो पेश आया है। और हादसा जो है काफी ज्यादा गंभीर रहा, जिसमें 6 लोगों की मौत जो है वो हुई है। और यह दर्दनाक मौत राजस्थान के बीकानेर में हुई है, जहां पर ट्रक ट्रेलर के पास से कार पर पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई है। और यहाँ पर सड़क हादसा, तस्वीरें आपके सामने बेहद ही दर्दनाक, जहां पर कार पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इस कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत वाक़या हो गई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि तस्वीरें अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक जो है वो सामने आ रही है, जहां पर कार की हालत देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण सड़क हादसे पेश आया होगा। और पूरी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स की मानेंगे तो ये कहा जा रहा है कि एक शादी समारोह से ये सभी लोग जो है वो वापस आ रहे थे, जिस दौरान ये सड़क हादसा पेश आया। एक ट्रक के साथ इस गाड़ी की भिड़ंत हुई और स्विफ्ट कार बताई जा रही है, और स्विफ्ट जो है वो बहुत ही तेज रफ्तार में थी और ये सड़क पर चल रहे थे। सामने से आ रहा ट्रक इसके साथ इसकी भीषण टक्कर हो जाती है, जिसमें कि 6 लोग सवार थे और 6 के 6 की मौत हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नागपुर के हवाले से बात करेंगे, जहां पर आपको बता दें आज तीसरे दिन भी नागपुर हिंसा में कर्फ्यू जारी है और 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में ये कर्फ्यू जारी किया है। हिंसा में आपको बता दें कि 84 अभियुक्त यानी कि 84 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। और हिंसा का मास्टरमाइंड जो था, जो नागपुर हिंसा हुई जहां पर गाड़ियां जलाई गई, बाइक जलाई गई, लोगों के घर के बाहर तोड़फोड़ की गई, उसका मास्टरमाइंड फहीम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 19 आरोपियों को 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। नागपुर की बात की जाए तो 17 मार्च को भड़की हिंसा के बाद नागपुर के 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में तीसरे दिन भी आज कर्फ्यू जारी है। तो जहां पर अगर हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करेंगे, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने लोगों से संयम बनाने को कहा है। कॉपरेशन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसी जो लोगों के बीच में बनाने को कहा गया है, क्योंकि ये जो औरंगजेब की कब्र का मामला था, जिसमें कि विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरे और रास्ते में जो खड़ी हुई कारें थी, 2 पहिया वाहन थे, उनको जलाया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल नागपुर हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता यानी कि मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फहीम पर आरोप है कि उसने कथित रूप से औरंगजेब का पुतला जलाने और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद अफवाह फैलाई और लोगों को हिंसा के लिए भड़काया। फिलहाल पूरा विवाद आपको विस्तार से समझाते हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है, जिसके चलते नागपुर हिंसा भड़की है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि इस विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया, जिसकी तस्वीरें भी आप साथ साथ देख रहे हैं। 2 गुटों के बीच विवाद के बाद ये हिंसा हुई है और विवाद पूरा पेश आया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि महाल के बाद हंसपुरी में भी ये हिंसा हुई है। अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, लोगों के घरों में तोड़फोड़ की। तो बिल्कुल इसी बीच में आपको ये भी बता दें कि जहां पर ये हिंसा भड़की, कुछ तोड़फोड़ की गई, कुछ गाड़ियों को भी आग की चपेट में लाया गया, कुछ 4 पहिया वाहन, कुछ 2 पहिया वाहन को भी जो किनारे पर खड़ी थी सड़कों पर, उनको भी जो है वो इस दौरान जलाया गया। तो ये नागपुर के अलग अलग क्षेत्रों में हिंसा भड़की और तोड़फोड़ कर वाहनों में भी आग लगाई गई इस दौरान। बिल्कुल आपको बता दें जमकर पथराव हुआ, लोगों के घर जो है वो तोड़े गए, उन पे पथराव जो है वो किया गया। अफवाह फैलाने वालों पर ये एक्शन होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिसकर्मी भी बहुत सारे घायल हुए, लेकिन बहुत से अलग अलग बयान इसको लेकर सामने आ रहे हैं। तो बिल्कुल 3 कारों में आग लगाई गई और 25 से अधिक जो 2 पहिया वाहन थे, बाइक्स और स्कूटीज को भी आग की चपेट में लाया गया। ये जो विश्व हिंदू परिषद के जो समर्थक थे या फिर अन्य जो उपद्रवी सड़कों पर उतरे थे। बिल्कुल यहाँ आपको बता दें कि 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है, क्योंकि वहां सिचुएशन ऐसी है। और यहाँ मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी।
उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके के पोस्ट और वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। मास्टरमाइंड फहीम समेत अब तक 84 लोग अभियुक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने ये संख्या जो है वो यहाँ पर 69 जो है वो बताई है, यानी कि लगभग 70 के करीब जो लोग हैं उनको हिरासत में लेकर जो है वो उनसे पूछताछ की जा रही है और अंदेशा ये भी है कि जब इनसे पूछताछ की जाएगी कुछ और लोग भी सामने आ सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर 8 विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता भी शामिल है और आपको एक एक करके बता रहे हैं कि नागपुर हिंसा किस तरीके से भड़की और क्या कुछ विवाद रहा। तो आपको बता दें कि फहीम के समेत 19 आरोपियों को 21 मार्च तक पुलिस ने अपनी कस्टडी में जो है वो रखा है और उनसे लगातार इंटेरोगेशन हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, फहीम ने जिस तरीके से प्लान तैयार किया ये भी एक बड़ी बात थी कि मुद्दे को भड़काया गया, अफवाह फैलाई गई और जिस तरीके से औरंगजेब का पुतला फहीम के द्वारा आगे उसे भड़काऊ किया गया वो बड़ी बात थी। वहीं पर यहाँ पर आपको बता दें कि फिर लगातार आरोप जो है वो लगे जा रहे हैं, बढ़ावा देने का आरोप जो है वो हिंसा को लेकर लग रहा है और मास्टरमाइंड नागपुर हिंसा का फहीम गिरफ्तार हो चुका है। बिल्कुल, हिंसा को बढ़ावा देने का काम कहीं ना कहीं इस फहीम ने किया और कथित तौर पर आरोप लग रहे हैं। आरोप कितने सही हैं, पुलिस इसको लेकर जांच में जुटी हुई है, लेकिन साइबर सेल ने अफवाह फैलाने और हिंसा भड़काने के मामले में कार्रवाई की है। अलग अलग पोस्ट, अलग अलग वीडियोस, फोटोज लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। चौथे सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई की गई है क्योंकि अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सबसे पहले मंत्री के द्वारा इवन वहां पर कहा गया एफआईआर होगी। साथ ही आपको बता दें कि 10 पर एफआईआर भी की गई है। तो बिल्कुल कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी यहाँ पर सीज किया गया है, उन्हें भी बंद कर दिया गया है और कुछ लोगों पर एफआईआर भी की गई है। लेकिन फहीम जो कि इस पूरी घटना का, इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसे भी फिलहाल हिरासत में लिया है और 84 यानी कि 84 ऐसे लोग हैं जिन्हें कि अभी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये इस हिंसा के बाद की तस्वीरें, जब पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, लोगों के घरों को तोड़ा गया, दुकानें तोड़ी गई और कुछ गाड़ियों को आग की चपेट में भी लिया गया। तो चलिए इसी बीच अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अब चर्चाएं और तेज हो चुकी हैं क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ने जब से इस्तीफा दिया है तब से लगातार चर्चाएं जो हैं उसका बाजार गर्म हो चुका है और मंत्रिमंडल का जल्द अब विस्तार हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें उत्तराखंड में मंत्रिमंडल को लेकर हलचल तेज है और अब 5 पद जो है मंत्री के खाली है क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री द्वारा इस्तीफा जो है वो दे दिया गया है। पहले 4 पद खाली थे, अब इसको लेकर जल्द विस्तार किया जाएगा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव पर भी चर्चा जोरों पर है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो दिल्ली दौरा उनका देखने को मिल रहा है, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तराखंड में हो सकता है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़े फेरबदल और अचानक से पहाड़ और मैदान पर जो टिप्पणी प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा की गई थी, जिसके बाद की जो विरोधी दल है यानी कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं उन्होंने लगातार विरोध किया। कुछ लोग सड़कों पर भी उतरे और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग के चलते जो है यहाँ पर तमाम चीजें देखने को मिली, जिसके बाद कि प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जो है अब 5 पद खाली हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कई नाम सामने आ रहे हैं, एक एक कर आपको बताएंगे। महेंद्र भट्ट जो है अभी फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने पर चर्चाएं भी खासी गर्म नजर आ रही हैं। बिल्कुल इसके बाद आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का नाम भी चर्चाओं में है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर बड़े फेरबदल होने की संभावना, पार्टी दलित चेहरे का प्रयोग करेगी तो पूर्व कैबिनेट मंत्री खजान दास दावेदार के रूप में सामने आ सकते हैं। बिल्कुल वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली के नाम पर भी चर्चा हो रही है प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में। तो आपको बता रहे हैं कि कौन से बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। अगर महिला चेहरे पर जो है वो बाजी लगाई जाएगी तो विधायक आशा नौटियाल जो कि केदारनाथ सीट से जिन्होंने जीत हासिल की थी, उनका नाम भी सामने आ सकता है। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज भी रेस में है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 2 महिलाओं के नाम और कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अगर महिला की बात की जाए या फिर दलित
तमाम वोट बैंक्स की बात की जाए, कुछ लोगों को अपनी ओर खींचने का अगर काम भारतीय जनता पार्टी को करना होगा तो सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि 5 मंत्रिमंडल के जो पद हैं वो अभी फिलहाल खाली हैं और अध्यक्ष को भी बदलने का काम कहीं ना कहीं बीजेपी कर सकती है, क्योंकि लगातार अब अटकलें ये लग रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा और मुख्यमंत्री धामी भी जो है वो अभी दिल्ली के दौरे पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। धनराज गर्ग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, अब चर्चाओं का बाजार चंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब 5 पद खाली हो चुके हैं, कई बड़े फेरबदल भारतीय जनता पार्टी में हो सकते हैं, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से कहीं ना कहीं जो मंत्री पद है वो 5 खाली हो चुके हैं, क्योंकि 4 पद पहले से खाली चल रहे थे और 1 पद प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ है। तो देखिएगा जो मंत्रिमंडल विस्तार का चर्चाएं हैं वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं और लगातार केंद्र के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं और वही माना जा रहा है कि जल्दी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी कि नवरात्रों में ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और इसके साथ ही आप देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदलने की चर्चाएं भी लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि महेंद्र भट्ट अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल जल्द ही समाप्त हो रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बदले जा सकते हैं। हालांकि दौड़ में कई नाम शामिल हैं, बड़े चेहरे कहीं ना कहीं लगातार दावेदारी की जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं लंबी है, क्योंकि उसमें माना जा रहा है कि महेंद्र भट्ट को भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वहीं कई चेहरे ऐसे हैं कि जिनका नाम आगे चल रहा है, क्योंकि जातीय समीकरण की यदि बात करें या फिर क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, बीजेपी कहीं ना कहीं दोनों ही तरह के जो समीकरण हैं उनको साधने की कोशिश यहाँ पर जरूर करती हुई नजर आती है। और उसी तरीके से देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो समीकरण है साधने के लिए बीजेपी, यहाँ पर केदारनाथ सीट की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ को लेकर बार बार बात करते आए हैं, तो हो सकता है वहां से नया प्रदेश अध्यक्ष आए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो केदारनाथ के विधायक हैं उनका नाम भी कहीं ना कहीं आगे चल रहा है और माना जा रहा है कि उनको भी यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं केदारनाथ की और लगातार उसको देखते हुए लगता है कि अब जो केदारनाथ की विधायक हैं आशा नौटियाल, उनका भी नाम कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर आगे चल रहा है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी बीच में धनराज गर्ग जो है वो उत्तराखंड से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से बड़े जो बदलाव हैं वो हो सकते हैं। इसी बीच में अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका में भारतीय छात्र हिरासत में हैं और आपको बता दें कि अमेरिका में एक भारतीय मूल के निवासी को, एक छात्र को जो है वो पुलिस ने डिटेन किया है। भारतीय छात्र बदर खान सूरी हिरासत में है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि हमास से कनेक्शन जो है वो बताया जा रहा है और भारत सरकार की तरफ से बयान आने फिलहाल बाकी है। और यहाँ पर आपको बता दें ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहाँ पर अमेरिका में भारतीय छात्र हिरासत में ले लिया गया है और इसको लेकर अब भारतीय छात्र बदर खान सूरी उसका नाम बताया जा रहा है जिसे छात्र को हिरासत में लिया है। हमास से कनेक्शन का आरोप इस पर लगाया गया है और अब हर तस्वीर देखिए उस छात्र की, यहाँ पर जिसे हिरासत में लिया गया है ये भारतीय छात्र है जो कि अमेरिका में था और अब हमास से जुड़ी इसकी तारें बताई जा रही है, जिसके बाद फिलहाल इंतजार है तो भारत की तरफ से कोई बयान आने का। तो बिल्कुल अमेरिका के जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे एक भारतीय छात्र जिसका नाम की यहाँ पर आपके सामने है, आपको बता दें कि इसे गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार भारतीय छात्र का नाम बदर खान सूरी है। वो वहाँ पर पोस्ट डॉक्टरेट फेलो थे और उन्हें अमेरिका से निर्वासित किया जाएगा। खान के वकील के मुताबिक खान को सोमवार रात यहां पर वर्जीनिया स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर बात समाजवादी पार्टी के हवाले से करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है और एक के बाद एक आपको बता दें कि अब मुश्किलें उनकी बढ़ी है, जहां पर 22 मार्च को कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद यहाँ नक्शा पास कराए बिना मकान बनाने का मामला जो है वो सामने आया है, जिसको लेकर जियाउर रहमान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि उनके घर का मामला सामने आ रहा है, जहां पर उन्होंने एक ऐसी जगह मकान बनाया है
जहां पर कि उन्होंने नक्शा पास नहीं करवाया, जिसकी वजह से कि एक बार फिर से शक के घेरे में है और सरकार की नज़रों के बिल्कुल सामने है और उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। 22 मार्च को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। 2 दिन बचे हैं, आज 20 मार्च और 2 दिन बाद 22 मार्च को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। लेकिन सपा सांसद जिया रहमान की बात की जाए तो पिछले कुछ महीनों से वो लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में इनकी बातें जो है वो होती नजर आ रही हैं। पहले संबल मामले में जो कि यहाँ पर नवंबर के महीने में हुआ, उसमें हिंसा भड़काने का आरोप इन पर लगाया गया, जिसके बाद कि उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उन्हें डर सता रहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद हमने आपको चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट किया कि उनके घर पर भी जो है वो बिजली विभाग की रेड हुई और अब एक बार फिर से उनके घर का मामला, जहां पर कि नक्शा पास उनके द्वारा नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से अब वो एक बार फिर से शक के दायरे में। विजेंद्र सिंह हमारे साथ संभल से ज्वाइन कर चुके हैं। विजेंद्र, पूरी अपडेट दीजिएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, जहां पर पहले हिंसा भड़काने का आरोप, उसके बाद उनके घर पर बिजली रेड, उसके बाद अब एक और आरोप सामने आ रहा है। लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं जिया रहमान पर। देखिए, बिल्कुल 24 नवंबर को जिस तरह से संभल में हिंसा हुई, सर्वे के दौरान कोर्ट से सर्वे हुआ, उसमें हिंसा भड़की और हिंसा में सपा सांसद जिया रहमान वर्ग का नाम आया। हालांकि उन्होंने तर्क दिया था कि मैं बेंगलोर में था, मौके पर नहीं था। अब जो है पुलिस ने उनको आरोपी बनाया। जो एफआईआर यहाँ पर हुई, 2500 से अधिक लोगों पर एफआईआर हुई थी, उसमें उनका भी मुख्य रूप से नाम है। लेकिन उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, जहां से उन्हें राहत जरूर मिली कि गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन कोर्ट जो केस है वो खत्म नहीं होगा, मुकदमा उन पर बह भी चल रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बिजली 1,91,00,000 का चोरी का मुकदमा उन पर लिखा गया। उनके पिता ममलुकुर रहमान पर यह आरोप है कि टीम जब उनके घर पहुंची, उन्होंने बिजली विभाग की टीम को धमकाया, उसमें उन पर मुकदमा लिखा गया है। अब उनके पास मकान नक्शा बिना पास कराए जाने का आरोप है। और आपको बता दें, 4 महीने बीत चुके हैं इस मामले को, हिंसा के मामले को, अब तक वो कोई ठोस सबूत न्यायालय में नहीं दे पाए हैं। ऐसे में जो यहाँ की सदर एसडीएम है वंदना मिश्रा, उन्होंने इनके मकान के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें एक्सीएन और जेई दोनों मुख्य रूप से 2 सदस्य हैं और इनकी बारीकी से 3 बिंदुओं पर जांच करेंगे, जिसमें मकान का क्षेत्रफल कितना है, दूसरा मकान जो है कितना पुराना है या नया है, तीसरा मकान का नक्शा पास है नहीं। लेकिन हम आपको बता दें, अभी तक जितने भी मामले हैं, तारीख जरूर जिया रहमान वर्ग के अधिवक्ता ने लिए हैं, लेकिन अब तक वो कोई ठोस सबूत न्यायालय को नहीं दे पाए। अब ऐसे में देखना है कि 22 मार्च को रिपोर्ट सौंपी जानी है, तो अगर कोई सबूत नहीं दे पाते हैं तो निश्चित तौर पर सांसद के मकान पर कार्रवाई हो सकती है। जी, यहाँ पर विजेंद्र, सवाल ये है कि एक के बाद एक कोई भी चाहे करप्शन का मामला हो या फिर बिना नाम के नक्शा पास करवाना हो, संबल हिंसा हो, सब में जिया रहमान का नाम आ रहा है। अब जिया रहमान को कितना ये चीज समझना जरूरी है कि कार्रवाई और गिरफ्तारी से वो भाग नहीं पाएंगे। पुलिस के शिकंजे में वो आ चुके हैं और जितने घपलेबाजी उनके द्वारा की गई है, सब में वो पकड़े जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर ही भले ही वो लोकसभा से निकलने के बाद मीडिया को बयान देते हों या फिर शायराना अंदाज में सोशल मीडिया के जरिए जिया रहमान पर खुद संबल प्रशासन को टारगेट करते हो, निशाने पर लेते हो, लेकिन संबल प्रशासन भी बिल्कुल कतई पीछे हटने वाला नहीं। चीजों को लेकर जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर जिया रहमान वर्ग की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश के बहराइच ले चलते हैं, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लाइव संबोधन कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हुआ है मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में 66 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु जनों का आगमन। ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए, एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए।
उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की एक गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है, विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का, जहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और साथ साथ हमने बहराइच का बाईपास भी स्वीकृत कर दिया है। बहराइच में एक नया बाईपास भी होगा। नेपाल से कनेक्टिविटी को आसान कर लिया है और यहां पर जो कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग है, इसको टूरिज्म की दृष्टि से इको टूरिज्म के एक नए हब के रूप में विकसित करने के लिए कोई भी लखनऊ से आएगा, 1-1.25 घंटे की दूरी पर बहराइच में महाराज सोहेल देव के विजय स्तंभ के प्रति नमन करेगा और वहां से कर्तनिया घाट में इको टूरिज्म का आनंद लेकर के यहां पे ढेर सारे रोजगार को आगे विकसित करने में अपना योगदान देगा। और उसी योगदान के प्रति आप सबके सहयोग के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये वही जनपद है जिस जनपद की 2017 के पहले जो जनपद की यहां पे जो जीडीपी थी वह इस जनपद की मात्र 6,934 करोड़ थी। और आज जब हम 23-24 की बात करते हैं तो यह कई गुना आगे बढ़ करके 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है अकेले बहराइच की। बहराइच में इस दौरान यहां पे निवेश के भी ढेर सारे प्रस्ताव आए हैं। बहराइच में निवेश हो, अब इसके लिए लोग आ रहे हैं। निवेश का मतलब रोजगार का सृजन, आगे बढ़ना, उस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाना, और ये चीजें आज एक और सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज मुझे अभी गोंडा में बहराइच के युवाओं को भी हम लोग मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कई युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करने जा रहे हैं, जिससे वह भी एक युवा उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना सके। और 25, 26 और 27 मार्च को जो 3 दिवसीय जनपद स्तर पर मेला लगेगा, इसमें बचे हुए युवाओं को जो भी युवा उद्यमी स्कीम का लाभ लेना चाहेगा उसको भी ये पैसे की व्यवस्था उस दौरान बैंकर्स के माध्यम से मिलेगी, जिस पर जो भी ब्याज आएगा उसका भुगतान सरकार करेगी। और इसमें मार्जिन मनी की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है, जिससे नए नए उद्यमी हम विकसित कर सकें, बना सकें, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ा सकें। एक और जहां युवाओं को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है, बड़े निवेश को आमंत्रित कर रही है, वहीं दूसरी ओर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहराइच जनपद में डबल इंजन सरकार ने 2,10,000 से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में। इसके साथ ही 4,12,000 से अधिक
गरीबों के घर में एक एक शौचालय बनाने का काम भी किया है। 1041 गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी किया है और पूरे प्रदेश में 1 करोड़ 4 लाख से अधिक गरीबों को हम लोग 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं और बहराइच में 66,200 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, 1,29,000 से अधिक वृद्धजनों को और 20,000 से अधिक दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 52,800 से अधिक बेटियों को बहराइच में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यानी बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के द्वारा स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपये सरकार उपलब्ध करवा रही है। बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अब तक इस योजना में हम लोगों ने हजारों बेटियों की शादी बहराइच में की है। उत्तर प्रदेश में लगभग 4,57,000 से अधिक बेटियां इससे लाभान्वित हुई हैं। गरीब परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। हम अब तक राशि देते थे 51,000 और अब सरकार ने तय किया है 1 अप्रैल से जब नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो इस नए वित्तीय वर्ष में 51,000 की राशि को बढ़ा करके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सरकार 1 लाख रुपए की सहायता देने जा रही है। सरकार गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, समाज के हर एक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना के साथ जोड़ना चाहती है। और शासन की योजना जब बिना भेदभाव के सबको मिल रही है तो हमारे भी दायित्व बनता है कि हम भी विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मैं आप सबसे यही कहूंगा, याद रखना विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और जो ये भवन बनाए जा रहे हैं, हमारा प्रयास है, भवन बन गया है, बहुत शीघ्र हम लोग यही व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हर तहसील में फायर स्टेशन की स्थापना भी हो, जिससे गर्मियों में फसलों पर या गरीबों या किसी भी घर में किसी भी अन्य स्थल पर अग्निकांड की घटना से कोई जनधन की हानि न होने पाए। लगातार सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। अच्छी कनेक्टिविटी हो, आवागमन आसान हो, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए आज आपके बीच में मैं मेरे यहां पर आया हूं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से मीरपुरवा की इस नई तहसील भवन के लोकार्पण के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। पूरे बलहा विधानसभा क्षेत्र और बहराइच के वासियों को बधाई देता हूं। आप सबको मैं आगामी चैत्र नवरात्रि का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है 30 मार्च से, नवरात्रि की भी और रामनवमी की भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं